मैंने जंग आलूद आहनी दरवाजे को धकेला और कंक्रीट के उस अहाते में दाखिल हो गया जो कभी बोट्स की पनाहगाह के तौर पर इस्तेमाल हुआ करता था। बाहर जो मौजें दीवारों से सर टकरा रही थीं, उनकी आवाज साफ सुनाई दे रही थी। अंदर बहुत मध्यम रोशनी थी, सिर्फ चंद शम्में रोशन थी। दरअसल वो मतरूक पनाहगाहें थीं। कोई सोच भी नहीं सकता था कि फलस्तीनी मुजाहिदीन उन्हें इस्तेमाल कर रहे होंगे। मैं जानता था कि पहरे पर मौजूद मुजाहिद ऊपर ही से मुझ पर नजर रखे हुए होंगे, मगर मैं उन्हीं में से था, इसलिए उन्होंने मुझसे तारुज नहीं किया था। अंदर बहुत ठंड थी। मुझे अपने जिस्म में खफीफ सी लर्जिश महसूस हुई। मैंने पुकारा, रुश, अहमद रुश। जवाबन मुझे अहमद रुश की आवाज सुनाई दी, अंदर चले आओ। बज़ाहिर तो वहां सिर्फ अहमद रुश ही था, मगर मैं जानता था कि वहां दूसरे लोग भी मौजूद हैं। उसने चह कर कहा, आओ बिरादर। फिर उसने मुझे मुंह खोलते देख कर हाथ उठाया। नहीं अली, कुछ न कहो, मैं समझ चुका हूँ, तुम अपना काम मुकम्मल करके आए हो, यही बात है ना? मैंने कहा, हाँ। वो बोला, बहुत खूब। और तुम जो कोई काम करते हो उसके मुकम्मल होने में और कामयाबी में शक शुबे की कोई गुंजाइश नहीं होती। उसकी आवाज और लहजे में तफाखुर था। वो यूं खुश हो रहा था जैसे मेरी कारकर्दगी उसकी अपनी कारकर्दगी हो। मैंने कहा, तमाम इंस्पेक्शन हो चुके हैं, आज जहाज का दुम वाला हिस्सा बंद कर दिया जाएगा। मैंने रेडियो को दुम वाले हिस्से में सबसे ऊंची जगह पर नस्ब कर दिया है, एंटेना खोल दिया है। रेडियो को जहाजी बैटरी से तवानाई मिलती रहेगी और इस काम के लिए जो तार मैंने इस्तेमाल किया है उस पर किसी को जहाज से गैर मुतल्लिक होने का शुबा भी नहीं हो सकता। खा वो कितनी ही बारीक बीनी से मुआयना कर लें, रेडियो भी किसी को नजर नहीं आ सकता। मैंने उस पर तैयारे के पुर्जों के लिए मखसूस नंबर प्लेट चढ़ा दी है। अब कोई भी उसे देखे तो जहाज का कोई अहम और जरूरी पुर्जा ही समझेगा, और जहाज में इतने पुर्जे इस्तेमाल होते हैं कि किसी एक आदमी को तमाम पुर्जों के मुताल्लिक इल्म नहीं होता। उसने मुझे दाद दी, बहुत खूब अली, बहुत खूब। और डायनामाइट? मैंने कहा, उसे मैंने फ्यूल टैंक के मुंह पर लगाया है। टैंक उस जगह खास गोलाई में है। डायनामाइट की चौड़ाई 10 सेंटीमीटर के करीब होगी। उसके अकबी हिस्से में बीचों बीच डेटोनेटर लगा दिया है। धमाका टैंक पर मतलूबा असर डालेगा और डायनामाइट किसी को नजर नहीं आएगा। वो बोला, बहुत खूब बरादर, बहुत खूब, मुबारकबाद। मैंने कहा, लेकिन इस मुबारकबाद में नूरी सलामी का भी हिस्सा है, उसे तो बुलाओ। एक लम्हे के लिए मुझे अहमद रुश का रंग बदलता हुआ महसूस हुआ। फिर उसने कहकहा लगाया। मुझे अपना खून रगों में सर्द होता महसूस हुआ। उस कहकहे में सफ़ाकी थी। वो बोला, अली, तुम नूरी सलामी की बीवी और उसके बच्चों को बताए ना? मैंने कहा, हाँ, लेकिन तुमने नूरी सलामी के बारे में जवाब नहीं दिया। इस बार मैं नाखुशगवारियत को अपने लहजे से दूर न रख सका। दर हकीकत मेरा तहम्मुल जवाब दे रहा था। अहमद रुश ने कहा, उसे मैंने एक मिशन पर भेज दिया है। मैंने पूछा, कहाँ? वो बोला, ये तो अल्लाह जानता है कि वो जन्नत में गया होगा या दोज़ख में। उसके लहजे में बेनियाजी भी थी और सफ़ाकी भी, लेकिन उसका जवाब बेहद वाज़े था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। नूरी सलामी की बीवी और बच्चों के चेहरे मेरी निगाहों में फिर गए। मैंने कहा, क्या मतलब, तुमने उसे मरवा दिया? रुश बोला, हाँ, ये जरूरी था। वो कमजोर आदमी था, राज फाश भी कर सकता था। इस तरह के कामों में कमजोर लोगों के लिए आर्जी गुंजाइश तो निकल आती है, लेकिन उन्हें मुस्तकिल तौर पर नहीं रखा जा सकता। इस बेरहमी पर मेरा खून खौल कर रह गया। मैंने सख्त लहजे में कहा, ये फैसला तुमने मुझसे पूछे बगैर कैसे कर लिया? वो बोला, मंसूबे पर अमल दरामद से पहले हर बात तय कर ली गई थी। ये भी पहले से तय कर लिया गया था कि नूरी सलामी को ठिकाने लगा दिया जाएगा, और कोई सूरत थी भी नहीं। मैंने कहा, मुझे तो शुरू से ही इल्म नहीं था इस बात का। अगर ये जरूरी था तो तुम्हें मुझे बता देना चाहिए था। वो बोला, तो तुम क्या करते? मैंने कहा, मैं इस काम के लिए कोई और तरीका सोचता, काम तो मुझे करना था। वो बोला, देखो अली, तुम हमारे लिए बहुत मोहतरम हो, लेकिन एक बात याद रखो, ऐसी तंजीमों में डिसिप्लिन की बड़ी अहमियत होती है। तुम्हारी अहमियत अपनी जगह, लेकिन फ्रांस में तंजीम का सरबराह मैं हूँ, हर जिम्मेदारी मेरी है। तुम तो आज ही यहाँ से चले जाओगे, लेकिन मुझे यहीं रहना है, यहीं काम करना है। मैं जानता हूँ कि किस गलती के हम मुतहम्मिल हो सकते हैं और किसके नहीं, समझे? मैंने एहतजाज किया, कहा, लेकिन नूरी सलामी भी मुसलमान था और हमारे कौस से मुखलिस भी था, और मैं किसी ऐसे शख्स की जान नहीं ले सकता, बल्कि मैं तो इंसानी जानों का एहतराम करता हूँ। हम कोई मुतबादिल मंसूबा भी बना सकते हैं। अहमद रुश का लहजा तुंद हो गया। बोला, अली, हमारे नज़दीक सबसे ज़्यादा अहमियत हमारे कौस की है, और हम जानते हैं कि अजीम मकसद के लिए जानों की कुर्बानी देना पड़ती है। ये तो शतरंज की बाजी है, बाजी बचाने के लिए तुम मोहरे भी कटवाने पड़ते हैं। तुम प्यादों की बात करते हो। नूरी सलामी तो बेहैसियत आदमी था। बुरा न मानना, किसी बड़े मकसद के लिए मैं तुम्हें बल्कि खुद को भी अपने हाथों ख़त्म कर सकता हूँ। मेरे लिए ये दलील काबिल कबूल नहीं थी, मगर मैं अपनी पोजीशन से भी वाकिफ था और उसकी पोजीशन भी समझता था। वो इस मुल्क में तंजीम का सरबराह था, मैं महज एक मिशन का इंचार्ज था, लेकिन मैं भी क्या करता।
मेरी सरश्त में इंसानी जिंदगी का एहतराम करना था। मैं इंसान को न प्यादा समझता था ना ही मोहरा। मुझे तो नूरी सलामी की बीवी और बच्चों की भी फिक्र थी जो अब बेसहारा रह गए थे। मैंने नरम लहजे में कहा, मैं बहरहाल यही कहूँगा रुश के ये खून बहाना जरूरी नहीं था। उसने बेपरवाही से कहा, छोड़ो इन बातों को, अपनी रवानगी की फिक्र करो। सबसे पहले इस मेकअप से पीछा छुड़वाओ। मैंने दिल ही दिल में अहद कर लिया कि इस सिलसिले में तंजीम की हाई कमान से जरूर बात करूंगा। मुझे याद था कि तंजीम से एक बार पहले भी मेरे इख्तिलाफात हो गए थे। वादी शरौन के सामने समारियन हिल्स में हम 4 अफराद खड़े थे। सफेदा सहर रात की तारीकी का जिगर काटने का आगाज कर चुका था। नीचे वादी फैली हुई थी। 9 किलोमीटर दूर से लॉर्ड एयरपोर्ट की रोशनियां नजर आ रही थीं। लॉर्ड के अकब से तिल अवीव की धुंधली रोशनियां पलकें झपका रही थीं। उनके पीछे डूबते चांद की किरणों को मुनक्कस करता बहीरे रूम का पानी नजर आ रहा था। ये वो मकाम था जो 6 रोजा अरब इसराइल जंग से पहले उर्दन का इलाका था। 67 ईस्वी में जंगी नुक्ता निगाह से ये एक अहम मकाम था, इसलिए कि यहाँ से इसराइल में झांका जा सकता था। लॉर्ड एयरपोर्ट सामने ही था। यहाँ से उर्दनी तोपखाने ने चंद राउंड फायर किए थे, मगर फिर इसराइल के जंगी तैयारों ने उनकी जबान बंद कर दी। फिर अरबों ने दरियाए उर्दन के मगरबी किनारे की हर पोजीशन के साथ इस मकाम को भी छोड़ दिया। अब इस पोजीशन की कोई जंगी अहमियत नहीं रही थी। अब ये इसराइल का हिस्सा था। खारदार तारों की बाड़ें हटा ली गई थी, बंकर्स तोड़ दिए गए थे। सबसे बड़ी बात यह कि अब इसराइली फौजी यहाँ गश्त नहीं करते थे। लेकिन इसराइलियों को यह इल्म नहीं था कि अरब यहाँ से पसपा होते हुए कुछ असलहा और कुछ लोग यहाँ छोड़ गए हैं। वो असलहा 120 मिलीमीटर की 3 मार्टर तोपें थीं, जिनमें राउंड्स मौजूद थे, और आदमी 3 फलस्तीनी थे जो उस वक्त जवान थे। उन्हें ये कहकर यहाँ छोड़ा गया था कि उन्हें आइंदा मार्के का इंतजार करना है। ये बहुत पुराना तरीक़ाकार था, बेहद आजमूदा दाव रहा है। जदीद अस्करी दौर की हर फौज पसपा होते वक्त इस उम्मीद पर अपने अफराद और असलहा छोड़ती रही है कि किसी न किसी मौके पर वो काम आएंगे। इस मौके पर जब वो दोबारा अपनी कुव्वत मुजतमा करके दुश्मन पर हमला आवर होने की पोजीशन में होगी। तीनों फलस्तीनी मकामी थे और बदरस नामी गांव के रहने वाले थे, जिस पर अब इसराइल का कब्जा था। वो अपने गांव वापस गए और पुरसुकून जिंदगी गुजारते रहे। बरसों उन्हें याद भी न रहा कि 3 तोपें और कुछ गोला बारूद उनके सुपुर्द किया गया था। उन्हें ये बात मैंने याद दिलाई। उन्हें हैरत हुई क्योंकि उन्हें अमन कॉन्फ्रेंस से सिर्फ एक दिन पहले बरसों पुरानी बात याद दिलाई गई थी। वो सनोबर के दरख्तों में झुके और उन्होंने हाथों से नरम मिट्टी हटाई। खासा नीचे से प्लास्टिक का एक बड़ा थैला बरामद हुआ। थैले में गत्ते का एक पैकेट था। पैकेट में कैनवस से लिपटे हुए 120 मिलीमीटर के दर्जन भर गोले थे। उनमें से एक सबा खाबानी एक पहाड़ी गुफा की तरफ बढ़ा। वहां से उसने झुककर वादी में देखा। अगर खुशकिस्मती से मशरिकी हवा चल जाए तो फायर लॉर्ड एयरपोर्ट तक पहुंच सकते थे। उन्हें मरकजी टर्मिनल और रनवे को निशाना बनाना था, और उसी वक्त मेरी पुश्त से गर्म हवा का एक तेज झक्कड़ टकराया। वो मशरिक की हवा थी। शायद सबाह की दुआ कबूल हो गई थी। तीनों फलस्तीनियों ने मिलकर एक भारी पत्थर खिसकाया। पत्थर के नीचे छुपे गिरगिट भागे। पत्थर हटने के बाद एक सुराख नजर आया जो 120 मिलीमीटर से कुछ बड़ा ही था। सबाह ने सुराख में हाथ डालकर तेल में लथड़े हुए चीथड़े निकाले। फिर उसने हाथ बढ़ाकर सुराख को टटोला। चंद लम्हे के बाद उसने हाथ बाहर निकाला। उसने अपने हाथ का मुआयना करते हुए कहा, बहुत अच्छी हालत में है, जंग का नामो निशान भी नहीं। उसने ग्रीस से लिथड़ी हुई उंगलियां अपनी पैंट पर रगड़ी। फिर उसने उस सुराख को देखा जो बज़ाहिर बेजरर दिखाई दे रहा था। कोई उसे सरसरी तौर पर देखकर उसकी हलाकत खेजी नहीं भांप सकता था। ये एक बहुत पुरानी गोरीला तरकीब थी। ये वियतनाम के गोरिलों की इख्तिरा थी, जिसे बाद में दूसरी फौजों ने भी अपना लिया था। मार्टर की ट्यूब एक बड़े सुराख में रखी जाती है। उसे कई अफराद थामते हैं। फिर मार्टर के राउंड उसमें डाले जाते हैं। फायरिंग शुरू होती है और जैसे ही हदफ निशाना बनता है, फायरिंग रोक दी जाती है। सुराख में बड़ी एहतियात से पत्थर और मिट्टी भर दी जाती है, इस तरह के शिस्त न बदले। यूं ट्यूब की नाल छुप जाती है। फायर करने वाले खिसक लेते हैं। दोबारा जरूरत पड़ने पर उन्हें सिर्फ मिट्टी और पत्थर हटाना होते हैं। इसमें सबसे बड़ी सहूलत यह है कि मार्टर के दूसरे भारी हिस्से इस्तेमाल नहीं करने पड़ते। इन तीनों को 4-4 गोले फायर करना थे। फिर मार्टर को छुपा कर निकल भागना था। मैं अपना काम कर चुका था, अब मुझे वापस जाना था। मसरूफियत बहुत ज्यादा थी। कोई काम की बात? मैंने ऑपरेटर से पूछा। उसने नफी में सर हिला दिया। वो बहुत अहम काम पर मामूर था। मैंने जान पर खेल कर इसराइली एयरफोर्स के अहम तरीन पायलट
टेडी लास्कोफ के अपार्टमेंट और एयरपोर्ट बिल्डिंग में वाकई सिक्योरिटी चीफ के कॉन्फ्रेंस रूम में बग फिट कर दिए थे। उसे हमा वक्त उसके रिसीवर्स पर अलर्ट बैठना था। मैंने छिड़ने वाले अंदाज में पूछा, कुछ हुआ भी? जाबिर नामी उस फलस्तीनी ने दांत निकाल दिए। बोला, बहुत कुछ हुआ मगर तुम्हारे काम का नहीं। अलबत्ता मैं इतना बोर नहीं हुआ जितना इम्कान नजर आ रहा था। रात भर वो वल्दुल खिंजीर इसराइल की नायब वजीर मरियम ब्रिंस्टन के साथ रंगरलिया मनाता रहा। अब शायद सो रहा है। वो एक कुशादा गार था, बेहद महफूज गार। बाहर से तलाश करने पर भी उसका दहाना नजर नहीं आता। मैं थके थके अंदाज में एक कोने में पड़ी हुई काउच पर दराज हो गया। फौरन ही मेरी आंख लग गई, लेकिन जैसे ही जाबिर ने मुझे हिजानी लहजे में पुकारा, मेरी आंख खुल गई। ब्रादर, कोई मिलने आया है। मैं उठा और लपक कर रिसीवर सेट पर पहुंचा। बेल की आवाज ऐसे सुनाई दे रही थी जैसे गार में बज रही हो। मुझे जो इलेक्ट्रॉनिक आलात दिए गए थे वो बेहद हसास थे। फिर दूर जाते हुए कदमों की चाप उभरी। मुझे लास्कोफ की आवाज पहचानने में कोई दुश्वारी न हुई। कौन है? बंद दरवाजे के दूसरी तरफ से किसी ने फंसी फंसी आवाज में कुछ कहा। लास्कोफ ने दरवाजा खोल दिया। वो बड़बड़ाया, ओह रिचर्डसन। मैं टॉम रिचर्डसन को जानता था। वो इसराइल में अमेरिका का एयर अटैशी था। अब उन दोनों की आवाजें बेहद वाज़ेह थीं। इसका मतलब था कि वो ड्राइंग रूम में बैठे थे। मैंने बग भी वहीं फिट किया था। लास्कोफ ने पूछा, क्या बात है रिचर्डसन? ये तुम्हारा निजी विजिट है या सरकारी? वो बोला, मैं फुल यूनिफॉर्म में हूँ और अभी तक सूरज तुलू नहीं हुआ। कुछ देर खामोशी रही। आवाजों से अंदाजा होता था कि लास्कोफ कॉफी बनाकर लाया है। फिर कुर्सी खिसकने की आवाज आई और लास्कोफ ने कहा, जो कुछ कहना है जल्दी कह डालो, आज मेरे सामने बेशुमार काम है। रिचर्डसन ने कहा, मेरा भी यही हाल है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम कॉनकॉर्ड तैयारों को किस तरह का कवर दे रहे हो। मेरा दिल खुशगवार अंदाज में धड़कने लगा। मेरी मेहनत बारावर साबित होती नजर आ रही थी। रिचर्डसन की आवाज सुनाई दी, मुझे आज के ऑपरेशन के बारे में मुकम्मल रिपोर्ट दरकार है। लास्कोफ ने खुश्क लहजे में कहा, इस किस्म की मालूमात के बारे में हम बहुत मोहतात रहते हैं कि किसको दी जा रही हैं। रिचर्डसन की आवाज गुस्से से लरज रही थी। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं तसव्वुर में उसके गुस्से से तमतमाता हुआ चेहरा देख सकता था। वो बोला, देखो, मुझे भी रिपोर्ट्स आगे बढ़ानी है। मुझे बहिरा रूम में अपने बेड़े को भी मुत्तला करना है और ये कोई नई बात नहीं है। तुम लोगों की कोई बात कभी हमसे ढकी छुपी नहीं रही। अगर तुम ये कहना चाहते हो कि हमारे पास से मालूमात बाहर निकलती हैं तो। लास्कोफ बोला, तहम्मुल से बात करो रिचर्डसन। कर्नल, शायद रैंक के हवाले ने रिचर्डसन के गुस्से को ठंडा कर दिया था, क्योंकि उसने कहा, सॉरी जनरल। लास्कोफ ने शायद फोन पर कोई नंबर मिलाया था। उसकी आवाज सुनाई दी, E2D मिलाओ। कुछ देर खामोशी रही। मैं जानता था E2D ग्रूमैन का जदीद तरीन फ्लाइंग रेडार है। जमीन पर, हवा में और समंदर में उसे डिटेक्शन के मामले में जो दुरुस्ती हासिल थी उसका इससे पहले तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। इसराइल के पास ऐसे 3 रेडार थे जिनमें से एक फजाई रेडार हम वक्त ज़ेरे इस्तेमाल रहता था। मुझे महरूमी का एहसास होने लगा क्योंकि दूसरी तरफ से होने वाली गुफ्तगू मैं नहीं सुन सकता था। लास्कोफ खामोशी से सुनता रहा होगा, फिर उसने रिसीवर रख दिया। रिचर्डसन ने पूछा, तुम F-14 इस्तेमाल करोगे? वो बोला, जाहिर है इस वक्त ग्रूमैन F-14 दुनिया का बेहतरीन फाइटर है, लेकिन तैयारों के मामले में असल अहमियत हमेशा से इस बात की रही है कि उसे कौन उड़ा रहा है। रिचर्डसन बोला, तो तुम भी परवाज करोगे? लास्कोफ बोला, यकीनन। रिचर्डसन बोला, ये काम नौजवानों पर क्यों नहीं छोड़ देते? लास्कोफ ने कहा, तुम अपने काम से काम क्यों नहीं रखते? रिचर्डसन हंस दिया, बोला, तुम कितनी दूर तक उनके साथ जाओगे? लास्कोफ ने कहा, अपनी फजाई हुदूद तक कम से कम। रिचर्डसन ने कहा, मैं समझा था तुम कम से कम उन्हें लिबिया, ट्यूनिस, मराकश और अलजायर की फजाई हुदूद से जरूर बाहर निकालोगे। देखो, अगर तुम इतनी दूर तक जाना चाहो तो हमारा सिसली वाला अड्डा इस्तेमाल कर सकते हो, और अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारे तैयारों को आगे के लिए फ्यूल भी फराहम कर सकते हैं। लास्कोफ ने कहा, देखो रिचर्डसन, कॉनकॉर्ड तैयारों का रूट आखिरी लम्हे में तब्दील किया जाएगा। हमने फ्रांस और इटली से अपने कॉनकॉर्ड तैयारों की परवाज के लिए खुसूसी इजाजत ले ली है। सिसली से वो मशरिक की तरफ परवाज करेंगे। वहां से तुम चाहो तो उनका साथ दे देना, मगर मेरे ख्याल में इसकी जरूरत नहीं है। ये मत भूलो कि वो 60,000 फुट की बुलंदी पर मैक 2.2 स्पीड पर जा सकते हैं। इतनी बुलंदी पर उन्हें निशाना नहीं बनाया जा सकता। रिचर्डसन बोला, तुम कोई खतरा महसूस कर रहे हो? हमारी इंटेलिजेंस ने तो ओके रिपोर्ट दी है। लास्कोफ बोला, हम तो हमेशा ही खतरे की तवक्को करते हैं, लेकिन मैं साफ गोई से कहता हूँ कि इस बार कोई खतरा नहीं है। अलबत्ता हम कोई एहतियाती तदबीर नजरअंदाज नहीं करेंगे, इसलिए कि उन दोनों जहाजों में बहुत बड़े लोग होंगे। हमारा तो सब कुछ दाव पर लगा हुआ है, सब कुछ। एक जरा सी गड़बड़ भी हुई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। रिचर्डसन ने पूछा, ग्राउंड सिक्योरिटी के मुताल्लिक क्या कहते हो? लास्कोफ ने कहा, सब ठीक है मेरे ख्याल में।
हम VHF चैनल 31 पर होंगे 134.725 मेगाहर्ट्ज। मेरी मुतबादिल फ्रीक्वेंसी लास्ट मिनट सिक्योरिटी तय करेगी, वो मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा। मेरा कोड नेम एंजल जिब्रील होगा, नंबर 32। दीगर तैयारों के साथ एंजल के अलावा उनके तैयारों की टेल का नंबर लगेगा। रिचर्डसन बोला और कॉनकॉर्ड। लास्कोफ ने कहा LL01 और LL02 फ्रीक्वेंसीज भी। मैं ज़ेरे लब मुस्कुरा दिया। अच्छी खासी कारआमद मालूमात हासिल हुई थी। वो मुतमईन थे। उन्होंने बहुत अच्छे हिफाजती इंतजामात किए थे, लेकिन उन्हें ये अंदाजा नहीं था कि क्या होने वाला है। वो नहीं जानते थे कि वार किस तरफ से होगा।